हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉसेस लॉ का प्रूफ करेंगे। आज हम गॉसेस लॉ का प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। लास्ट वीडियो में हमने गॉसेस लॉ क्या है उसको समझा था और गॉसेस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। तो अभी हम करेंगे गॉसेस लॉ का प्रूफ। एक बार मैं बता देता हूँ आपको गॉसेस लॉ क्या था। गॉसेस लॉ ये था कि जो टोटल फ्लक्स होती हैं किसी भी क्लोज सरफेस में से, टोटल फ्लक्स जो हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से, वो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होंगी? टोटल फ्लक्स आपकी होंगी क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होंगी। तो ये था हमारा गॉसेस लॉ। अब इसको हम प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे जो गॉसेस लॉ है ये आपको टोटल फ्लक्स बताएगा किसी भी क्लोज सरफेस में से। किसी भी क्लोज सरफेस मीन्स किसी भी शेप के क्लोज सरफेस में से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं गॉसेस लॉ का यूज करके। ठीक है। तो लेकिन अभी जो हम गॉसेस लॉ का प्रूफ करेंगे उसको प्रूफ करेंगे, गॉसेस लॉ का जो प्रूफ करेंगे उसमें मैं एक स्टैंडर्ड शेप का क्लोज सरफेस ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे? सफियर ले रहा हूँ। मैं इसको सफियर के लिए प्रूव कर रहा हूँ, सफियर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सफियर के लिए वैलिड है। मैं इसका प्रूफ तो सफियर के लिए कर रहा हूँ लेकिन ये सभी शेप के लिए वैलिड है। ठीक है। तो ये कोई भी एक सफियर है, इसके सेंटर के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब ये इसका रेडियस है आर, रेडियस मैंने मान लिया आर इसका रेडियस है। अब इसमें आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालनी है। इस क्लोज सरफेस में से क्या निकालनी है? फ्लक्स निकालनी है। तो ये जो क्लोज सरफेस है भाई, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इसके ऊपर कोई भी एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो, है ना। तो ये जो स्मॉल एरिया लिया मैंने, स्मॉल एरिया, दिस इज स्मॉल एरिया डी ए, दिस इज स्मॉल एरिया डी ए। अब इस स्मॉल एरिया डी ए, इसका मैं यूनिट वेक्टर, इस एरिया की जो डायरेक्शन को शो करेगा, यूनिट वेक्टर जो होगा इस एरिया का, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं? आउटसाइड, आउटवर्ड लेते हैं और एरिया के नॉर्मल या परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये जो स्मॉल एरिया मैंने इस सफियर के ऊपर लिया है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी और एरिया के नॉर्मल होगी। ठीक है। तो ये होगी डायरेक्शन। दिस इज यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, स्मॉल एरिया एलिमेंट, जो स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने कंसिडर किया है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा एन कैप। ठीक है। अब इस छोटे से एरिया में से कितनी फ्लक्स होंगी? डी फाई, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। इस छोटे से एरिया में से कितनी फ्लक्स होंगी? फ्लक्स किसके बराबर होती हैं? ये जो एरिया है वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे स्मॉल एरिया वेक्टर से, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो चार्ज है ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे भी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन भी इस एरिया के नॉर्मल होगी और बाहर की तरफ होगी। ठीक है। यहाँ पे इस एरिया के ऊपर छोटा सा जो एरिया मैंने लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसकी वजह से है? इस चार्ज की वजह से है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि चार्ज प्लस का है। ठीक है। तो इस एरिया, यहाँ पे छोटे से एरिया के लिए मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और ये जो स्मॉल एरिया है इसकी डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, एरिया की डायरेक्शन भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस केस में जो फ्लक्स हैं
थ्रू दिस स्मॉल एरिया वो किसके बराबर होगी, ई इसको डॉट प्रोडक्ट को आप हटा ही सकते हो, सिंपल आपको ये ई हो गया ना हमारा, ई इंटू डी ए, और कोस जीरो क्या हो जाएगा, कोस जीरो हो जाएगा 1। इसको लिखने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है 1 को। अब मैं अगर टोटल फ्लक्स निकालना चाहूँ, इसमें से टोटल फ्लक्स निकालना चाहूँ तो क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका। क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे सर्कल लगा दूंगा ऐसे, तो ये टोटल फ्लक्स आ गई। टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगी, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। इससे क्या आ जाएगी, मेरी टोटल फ्लक्स आ जाएगी इस स्फीयर में से टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब इसमें से टोटल फ्लक्स कैसे, देखो यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करनी है आपको। ई की वैल्यू सबसे पहले तो आप ये देखो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगा, क्योंकि एक स्फीयर है और सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। हमने ये पढ़ा था इससे पहले कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मीनिंग यही था कि भाई स्फीयर अगर मैं कोई भी लेता हूँ, ऐसा स्फीयर लेता हूँ कि भाई ये जो पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे आ जाए, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। तो ये जो एरिया है आप कहीं भी ले लो, यहाँ लेना है यहाँ ले लो आप एरिया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। कहीं भी आप एरिया ले लो इस स्फीयर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आपने एरिया कहाँ पे लिए है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, वो एरिया कहाँ पे लिया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी ए, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो जो टोटल फ्लक्स थी हमारी फाई, टोटल फ्लक्स जो फाई थी, तो फाई किसके बराबर आ गया, फाई आ गया ई इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। अब ये जो डी ए था ये तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया है, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। तो ई, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखूंगा, ठीक है। ये मेरा फ्लक्स के बराबर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, अपॉन, ये वही फॉर्मूला हो गया ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, सरफेस पे पॉइंट है तो डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस के बराबर, इनटू ये तो आ गया ई की जगह, ये तो मैंने किसकी जगह लिख दिया, ई की जगह। अब 4 पाई आर स्क्वायर ये आ गया। तो अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो जो फाई है, जो टोटल फ्लक्स है इस स्फीयर में से, वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया, ठीक है। अगर क्या होता, ये जो चार्ज है और इसके सराउंडिंग में, मतलब यहाँ पे अगर इसके सराउंडिंग में कोई एयर या वैक्यूम की बजाय कोई मीडियम होता इसके सराउंडिंग में, यहाँ पे बाहर भी हो सकता है, चलो बाहर को तो छोड़ो आप, इस जो क्लोज सरफेस लिया है मैंने, इस क्लोज सरफेस के अंदर और ये जो पॉइंट चार्ज है इसके चारों तरफ, अगर यहाँ पे कोई मीडियम रखा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है इसके अंदर, अगर यहाँ पे कोई मीडियम भरा हुआ है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भाई अगर देखो, अगर यहाँ पे कोई मीडियम है, अगर यहाँ पे कोई मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू है। अब इसकी वजह से इस आर डिस्टेंस पे क्या निकालना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आर डिस्टेंस पे, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, मीडियम है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर यहाँ मीडियम नहीं होता तो मैं इसको ऐसे लिखता 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट लिखता ना, मतलब फॉर्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करता। अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता तो, अगर नो मीडियम होता, वैक्यूम होता या एयर होता इसके चारों तरफ,
लेकिन यहाँ पे मीडियम है, तो मीडियम के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन, और ये हमारा क्यू और ये r², ठीक है। अगर मीडियम नहीं होता तो क्या लिख लेता, के लिख लेता, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अगर मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस केस में अगर इस स्फीयर के अंदर कोई मीडियम होता है यहाँ पे, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखता मैं, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन रखता है ना, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की बजाय एप्सिलॉन आ जाता, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर वैक्यूम है, अगर चार्ज के सराउंडिंग में वैक्यूम है तो यूज करना है, वैक्यूम या एयर है तो। अगर मीडियम है, फॉर मीडियम, अगर मीडियम है उस चार्ज के चारों तरफ, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगी, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल चार्ज है इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो ये फॉर्मूला यूज करना है अगर क्या दे रखा है, मीडियम दे रखा है तो। मतलब इस टाइप का एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है कि अपने पास एक सरफेस दे रखा है, दो सरफेस ले रखे मान लो, एक सफ़ियर ये है, स्फेरिकल सेल है, ये होलो सफ़ियर है, और एक सफ़ियर ये भी होलो सफ़ियर है, इसके अंदर है, ठीक है। बोथ आर कोसेंट्रिक, दोनों का सेंटर एक ही जगह है, ठीक है। ये जो सफ़ियर है इसका जो सरफेस है वो मान लेता हूँ मैं S1 सरफेस है, ये सरफेस क्या है, S1 है। बाहर वाले का जो सरफेस है उसको मैंने S2 मान लिया, ये S2 सरफेस है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर के ऊपर Q, इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। ये जो जगह है दोनों सफ़ियर के बीच में, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 2Q चार्ज रखा हुआ है, 2Q, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, टोटल फ्लक्स निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने हैं थ्रू सरफेस S1, थ्रू सरफेस S1 सरफेस में से फ्लक्स निकालने हैं आपको। तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, किसी भी क्लोज सरफेस में से फ्लक्स निकालनी हो तो क्या अप्लाई करेंगे, गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करना बहुत इजी है यहाँ पे, कि जो टोटल फ्लक्स हैं S1 सरफेस में से वो किसके बराबर हो जाएंगी, कितना चार्ज है S1 सरफेस के अंदर, Q इनसाइड का मतलब है सफियर के अंदर या सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है। तो S1 के अंदर कितना चार्ज है, S1 के अंदर चार्ज है Q, तो यहाँ पे Q आ गया, अपॉन इसके यहाँ पे ये जो चार्ज Q है इसके आसपास कौन सा मीडियम है, एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी फ्लक्स हैं S1 सरफेस में से। अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ S2 में से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो S2 सरफेस S2, मतलब जो बाहर वाला सरफेस है इसमें से फ्लक्स निकालनी है थ्रो सरफेस S2। तो इसमें देखो कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है। S2 सरफेस में से फ्लक्स निकालेंगे, S2 सरफेस ये हो गया, इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, Q तो यहाँ पे है और 2Q यहाँ पे है, तो टोटल चार्ज आपको लेना है 3Q, ठीक है, अपॉन अब ये जो Q और 2Q है इसके चारों तरफ कौन सा मीडियम है, एयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अगर थर्ड केस में यहाँ पे ये ले लेता हूँ कि जो आपका ये सरफेस है S1 सरफेस है, अगर इस S1 सरफेस को मैं किसी मीडियम से फिल कर दूं, मतलब यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया मैंने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये कैसा मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दो नाम थे भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हो, और इसका एक दूसरा नाम भी था, क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी, ये कितनी दे रखी है, इस मीडियम की 3 दे रखी है। तो इस
को S1 को फिल कर दिया किससे, किसी मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है आपको। तो इस केस में आपको फ्लक्स निकालनी है, किस में से, फ्लक्स निकालनी है आपको S1 सरफेस में से, S1 सरफेस में से। तो S1 में से कैसे निकालेंगे, S1 के अंदर टोटल चार्ज कितना है, गॉसेस लॉ का यूज कर रहा हूं मैं, टोटल चार्ज कितना है, Q चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखूं या सिर्फ एप्सिलॉन लिखूं। अगर मीडियम है चार्ज के चारों तरफ तो एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन लेना है। अब ये जो एप्सिलॉन है ये ये परमिटिविटी है इस मीडियम की जो यहाँ पे फिल किया गया है। और परमिटिविटी में और रिलेटिव परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन होता है। तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो फाई S1 इज इक्वल टू Q अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इसमें इसको ऐसे लिखेंगे Q अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अगर इसके अंदर मीडियम है तो, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।